अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट नाज गुल एक मुलाकात वीनस के साथ प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम में हर बार एक नई शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उसके बारे में बताती चलूं। वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और अब उन्होंने हाल ही में सियासी कैरियर आगाज करने का फैसला किया है, सियासत को ज्वाइन करने का फैसला किया है। बहुत ही कम उम्र में एक कामयाब बिजनेसमैन, बहुत ही कम उम्र में, कम दौरानिए में तरक्की के मनाजिल को तय करते हुए आज वो इस मकाम पर हैं कि दूसरे उनको देखकर रश करें। तो मैं बात कर रही हूँ उमर सदीक साहब की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी की बात उमर सदीक से, उमर सदीक की जुबानी सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपके इंतजार का टाइम खत्म हुआ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस मेहमान शख्स की मैंने आपसे बात की थी वो हमारे साथ ही मौजूद है, तो बाकी की गुफ्तगू इनसे ही जुबानी करते हैं और ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी क्योंकि सबसे हमारे साथ मौजूद है। मैं भी बेताब और उनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है। ये ताजिर भी हैं, कामयाब ताजिर भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो उनसे बात करने के लिए तजारत के हवाले से, ताजिर के हवाले से, उनके मिसाइल के हवाले से, उनके दामाद के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से बेशुमार बातें हैं जो हम इनसे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उमर सदीक साहब से। जी उमर सदीक साहब, क्या कहेंगे? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैं ठीक हूँ, क्या बात में वाकई ठीक है कि मैं ठीक नहीं, हम आजकल ठीक नहीं है। टेक्स्ट चलो 700 में ठीक नहीं है। तो ये फॉर्म मीडियम क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि हम जो हालात जा रहे हैं, मईशत के जा रहे हैं, सियासत के जा रहे हैं, उसमें ये कहना कि मैं ठीक हूँ तो साफ पता लग रहा होता है फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। कहना पड़ता है। वही चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं है। नहीं क्या समझते हैं आज की जो टाइम जा रहा है इसमें एक आम इंसान किस तरह से परेशान है? क्या परेशानी है? मैं बताता हूँ, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। पहली बात तो ये है, हमारे पास इतने खासे नहीं है कि हम लोग फिदा कर सकें। और जो मेरा बिजनेस, मैं हूँ टेक्सटाइलर, मेरा बिजनेस टेक्सटाइल का है। जी टेक्सटाइलर हूँ। तो मेरा बिजनेस जो टेक्सटाइल का है, इस वक्त टेक्सटाइल के हालात ऐसे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले बम गिराया गया हमारा बिजली का, उससे इतना बुरा हालात हुए हैं कि हमारे टेक्सटाइल आज 2 महीने हो गए बंद पड़े गए। टेक्सटाइल पे तो अभी हम बात करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के हवाले से कि आप टेक्सटाइलर ही क्यों हैं? जब भी कुछ भी पेशा था, आपका अपना इंटरेस्ट था, इस तरफ आना कैसे? जी मैं बताता हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये मुझे विरासत में मिला है। जी मजबूरी है, मजबूरी है। लेकिन जो मजबूरी विरासत में मिलती है वो आपकी दिन में भी शामिल होती है। बिल्कुल, उसको करने के लिए मुश्किल पेशी आती है, शुरू से ही वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, वो तरबियत हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। असल में ऐसे था कि मेरे वालिद साहब शुरू से टेक्सटाइलर थे, ठीक है। तो उनकी 2014 में उनकी डेथ हो गई है। तो उनके बाद फिर वो सारा बिजनेस में, क्योंकि मैं अकेला भाई हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, तो मजबूरन मुझे संभालना पड़ा सब कुछ। तो क्या एकदम से सर पे आई तो क्या समझते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या आप सब कुछ सीखे हुए थे? मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आपको बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे वालिद साहब अपनी जिंदगी में मुझे साथ सब कुछ सिखाते थे, मुझे अपने साथ बिठाते थे। नहीं इंटरेस्ट नहीं था मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस वो मेरे फैमिली में प्रेशर था मुझे कि आपने यही काम करना है, आपने यही संभालना है, यही करना है। तो फिर वो इंटरेस्ट लेना पड़ा। मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट जो था ना, मेरा ज़ेन था कि मैं एक बोतीक टाइप बनाऊं, जिसने मतलब कि शेरवानी होती हैं, बोतीक्स होती हैं। मॉडलिंग का मुझे बहुत शौक था, मैंने 2010 में मॉडलिंग भी की है, मॉडलिंग करता रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट उस तरफ था, लेकिन बस मजबूरी में यहाँ खींच लाई। अच्छा, बुटीक में शेरवानी क्यों, साड़ियाँ क्यों? वो बताइए, क्योंकि वो ट्रेंड खवातीन का होता है, लेकिन खवातीन लुक्स बहुत दिखाती हैं। ये नहीं तो खवातीन का फैशन हर 2 महीने में चेंज रहता है, तो ये तो ज्यादा बेनिफिशियल है। नहीं वो तो है, लेकिन हमारे पास थोड़ा स्टॉक में बेचना भी मुश्किल हो जाएगा ना, फिर स्टॉक में बच जाएगा ना पीछे। अब एक ट्रेंड है आज, मर्दों के हवाले से आप ये देखिए, उनका एक जीन भी चल जाती है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं, आप जाए ब्रांड्स में जाएं तो आपको आइडिया होगा। आजकल की जो खवातीन से महंगी कॉस्टली मर्दाना कपड़े हैं आजकल,
आप जाएंगे जरा, बिल्कुल आप हैरान रह जाएंगी। ये औरतों के पूरे पूरे इन्वर्टेड के सूट जो होते हैं वो 3-4 हजार में मिल जाते हैं, और जो जेंट्स हैं बेचारे इतनी सी पट्टी लेके आते हैं वो 5-5 लाख का सूट बेचते हैं। आजकल जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना वो जेंट्स में है। लेकिन देखिए खवातीन का देखा गया है कि मेहंदी में, उफ्तर में, इन्होंने शादी बारात में अगर एक सूट पहन लिया है उसके बाद फिर वो खत्म है, उन्होंने दोबारा नहीं पहनना। जबकि जो जेंट्स होते हैं वो बेचारे मासूम से दोबारा वो हालांकि मासूम है नहीं यही बात हम कहने लगा था, आप जेंट्स मासूम रहे नहीं है। आप वो कहते हैं जिस तरह औरतें कपड़े चेंज करते हैं, आप जेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं खुद नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हूँ। क्योंकि देखिए अब मुझे भी शौक है कपड़े चेंज करने का, नए नए कपड़े बनाने का, फैशन में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, और मेरा शुरू से इंटरेस्ट ही फैशन में था और इसी चीज में था। लेकिन बस मजबूरी मुझे टेक्सटाइल में खींच लाई है, और आज मैं देख रहा हूँ, आज से मैं 2010 में मैंने टेक्सटाइल को एज अ CEO ज्वाइन किया था। तो 2010 से 2023 हो गया, 13 साल हो गए। मैंने टेक्सटाइल में हमेशा यही देखा है कि इसमें अरूज बहुत कम देखा है मैंने, ज़वाल ज्यादा देखा है इसमें, इस बिजनेस में। तो आप अगर आपकी तालीमी दौर की बात की जाए तो तालीम क्या इस सर्विस से मुंसलिक है? क्या आपके वालिद साहब ने आपको तालीम दी है? जी बिल्कुल। तो बाद में शोबे के लिए जी मैंने BBA किया था, BBA बैचलर एडमिशन किया है मैंने, उसके बाद MBA किया है, मास्टर बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन किया है। MBA करके, MBA तो आपको पता है सारा बिजनेस के ऊपर होता है। बैचलर MBA तो कर लिया, ये बताएं आप बैचलर हैं मैरिड हैं? नहीं मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ मैं। अभी इंशाल्लाह शादी को भी अभी कुछ लम्हा ही हुआ है इंशाल्लाह, कुछ ऐसा ही हुआ है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की घर में कुछ देरी नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह कोई ना कोई हमारे घर में फूल आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। जी जी। अच्छा बचपन कैसा था? लगता है बहुत शरारती था, लोगों को बड़ा तंग किया होगा, लोगों की बड़ी घंटियां बजाई होंगी, बड़े बट्टे भी मारे होंगे, बट्टे मार के बच्चे भाग जाते थे, हमने तो कुछ नहीं। एक्चुअली मेरा बचपन इतना शरारती नहीं था, क्योंकि नहीं उसकी वजह ये है कि मैं ना अकेला भाई था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना हमेशा जी मुझे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा घर में ही कैद रखा। कैद से मुराद की घर से बाहर निकलने नहीं दिया, कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ नहीं जाना। घर में पहले जमाने वीडियो गेम्स होती थी वही खेलना, घर में कजन्स को बुला लेना, घर में प्ले ग्राउंड में वही खेलना, क्रिकेट खेलना वही खेलना, बाकी मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या समझते हैं जब ऐसा बच्चा जो घर में मुकल जाता है, उसको बाहर की हवा ही ना लगी हो, उसके लिए बिजनेस संभालना? जी मैं बताऊँ उसके देखिए, जब एक बिजनेस में आया था ना, मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस का, कि बिजनेस होता क्या है, लेन देन कैसा होता है, किसी से क्या लेना है, प्रैक्टिकल इंसान को होता है। उसका फिर ये था कि मेरे बदल लाए, उनने फिर मुझे मेरी वालदा को कहा कि आपने इनको बहुत ज्यादा घर में मसरूफ कर लिया, अब इनको बाहर निकालें, इनको बाहर निकालने को दुनियादारी समझ जाए, दुनिया कैसे है, कौन कैसे करता है। फिर मैंने 2010 से लेके 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया देख ली है मैंने। आधी दुनिया देखने से पहले आप जो घर में गए थे, मैं जब छोटा था ना, तो मेरी माशाल्लाह बहनें हैं माशाल्लाह, तो मैं उनसे खेलता था, अपनी बहनों का खेलना, अपने कजनों के साथ। नहीं मेरी बहनें भी मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी, वो गुड़िया गुड्डे वाला खेलने का भी मेरे साथ लड़कों वाले शौक थे, उनके भी क्रिकेट खेलना, मेरे साथ बैडमिंटन खेलना, इवन की वीडियो गेम्स में हम दोनों बहन भाई इकट्ठे खेलते थे। जी पतंगे बहुत उड़ाई हमने, पतंगे तो मैंने बहुत उड़ाई हैं, इतनी पतंगे उड़ाई हैं कि नाम है मेरे हाथ कट जाते थे पतंगों से। तो बहरहाल शौक था जी बहुत पतंगे उड़ाई हैं, पतंगे भी उड़ाई हैं, क्रिकेट भी खेली है, बैडमिंटन भी खेला, बहुत एंजॉय किया लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह। पतंगे उड़ाना कैसा है? वो तो बचपन का दौर था, अब हर बच्चा पतंग उड़ाने को तरजीह देता है, उसको पसंद होती है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? आया ये शौक क्या उनके लिए फायदेमंद है या खतरनाक? जी मैं जब हमारा दौर था ना, आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पतंग जो डोर थी ना, वो थी क्या नाम है उसकी, डोर थी धागे की डोर बनती थी, जिसकी नुकसानात नहीं थे। आजकल जी टूट जाती, डोर टूट जाती थी। जो आजकल की डोर है ना, आपको पता है केमिकल है वो,
मतलब कि बहुत मजबूत होती है, वो तो कट सकते कट जाता है, वो डोर नहीं काटती। इसलिए हम जब से ये मामला आए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा अपने यंग जनरेशन को, बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आजकल की जो डोरे है ना, इससे अवॉइड करना चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए। क्योंकि जान फास्ट टाइम डोर कटने के अलावा भी हादसा हो जाते हैं, बच्चे की निगाह ऊपर होती है, जी, छत से गिर जाते हैं, निगाह ऊपर होती है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि देखिए डोर जो है ना, डोर वो इतनी की होती है, प्रेशराइज होती है कि इससे आपके हाथ भी कट जाते हैं, गले कट जाते हैं, कहीं माओ के लाल अल्लाह को प्यारे हो गई हैं, कहीं बेवा हो गई हैं, उनके रोडों पे अक्सर आपने देखो गले पे फिर जाती हैं, डोरी फिर जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से इससे सपोर्ट नहीं है। किस तरीके से इसका दिमाग किया जाए? देखिए मैं तो समझ पतंग वाले जो है उनका भी रोजगार जी बिल्कुल है, उनको बिल्कुल एकदम से खत्म कर दिया जाता है। मैं बताऊँ, ये बेसिकली स्पोर्ट नहीं है, इसको आप एज अ स्पोर्ट नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान में ही पतंगबाजी है, ट्रेडिशनल है, इसको हम स्पोर्ट नहीं काउंट कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। जो हमने आज से पहले कुछ स्पोर्ट्स आपको पता है जो हम अपने बचपन में खेलते थे, वो स्पोर्ट्स आज नहीं है। जैसे आप बता रहे गोले पटोले वाले, और ये बच्चे वाले हांडी होंडी खेलते थे। पहले तो माएं पकड़ के लेके आ रही थी, घर आ जाओ, धक्के देती है, घर जाओ खेल लो। मुझे तो स्पोर्ट्स कितने कम हो गए हैं। ये भी उनमें से एक स्पोर्ट है जो मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें आजकल की तो बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चा एक जगह पे बेड पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, और आपस में बहन भाइयों की बातचीत कोऑर्डिनेशन कम हो गई है। यानी एक दूसरे से बात करनी तो मैसेज पे कर रहे होते हैं कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो आपस की वो मोहब्बतें, वो अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल खत्म हो गई। मैं इस चीज को बहुत बुरा समझता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आप बिलीव करेंगे, हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई नहीं है। हम अपने बच्चों को शुरू से ही समझाया हुआ कि बेटा मोबाइल नहीं लेना। जब अब हमारी फैमिली में जब वो मैट्रिक क्रॉस करते हैं ना, फिर जाके हम आप क्या समझते हैं, आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अब जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। जी नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए आज मोबाइल का एक और भी है, अब तो बच्चों की टैब निकाल दी है। जी टैब निकाल दी है। टैब जो है ना, वो मेरे हिसाब से मोबाइल से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि उसमें आपको सिम नहीं होती, उसमें आपका इंटरनेट जो है वो एक सिक्योर तरीके से आप पेरेंट्स उसमें प्राइवेसी लगा दें वो। लेकिन मोबाइल प्राइवेसी नहीं है आजकल की। आजकल के बच्चे क्या सर्च करें आपको नहीं पता। कुछ पता है आपको क्या बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, उनका माइंड किस तरफ जा रहा है, कब तक पहरा दे। देखिए टैब जो है उनकी बच्चों के लिए ज्यादा टैब बने हुए हैं, उसमें प्राइवेसी होती है कि बच्चों ने क्या सर्च करना है, क्या सर्च नहीं करना। मेरे हिसाब से बच्चों को पैड्स देने चाहिए ताकि मोबाइल्स नहीं देने चाहिए। आजकल की माएँ हैं, बच्चे थोड़े से होते हैं, बच्चे ये मोबाइल ले लो, आप मोबाइल पकड़ के बच्चा देखता है वो फौरन चुप कर जाता है। हमारी माओ ने हमें इस तरह नहीं पाला। जी नहीं होना चाहिए। देखिए पैड दें, ठीक है, जो आजकल का माहौल चल रहा है सबसे पैड देने चाहिए, लेकिन मोबाइल मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए बच्चों को। बचपन में कोई वाकया जो आपको याद हो, सोच के आज भी आप हंसते हो, शर्मिंदा होता है बचपन का मेरा जो मेरा बचपन में बड़ा प्यारा सा गुजरा है। आपको बताया मैं बाहर बहुत कम जाता था। एक दफा का वाकया है कि एक दफा मैं ना ऐसे दोस्तों से शरारत करने थी हमने, तो हमने शरारत में ये सोचा कि हम ना लोगों के घर की बैल बजा के भागेंगे। अच्छा ऐसा हुआ कि मेरे साथ 3-4 दोस्त थे और 1-2 कजन भी थे मेरे साथ। पहली बार बड़ी आम थी बिल्कुल ऐसी है। आज हमारे तो आज भी वो लोग बजा के भागे थे। तो ना मैंने एक दफा ना क्या हुआ, मेरे सबने कजनों ने बजा ली, अपनी बारी आ गई। मेरी जब बारी आई ना, उन्होंने कहा आपने इस घर की बैल बजानी है। मैं कहा चलो ठीक है। हम आपस में खड़े हैं और लिखने लगा था, मुझे तो लगा था जब मैंने बेल बजाई ना, उसमें जो जबरदस्त करंट था, झटका लगा और मेरे दोस्त कजन सब मुझे छोड़ के भाग गए। ओए होए होए, उस दिन के बाद मैंने दवा कर ली, नहीं बजानी। और मैं सबको यही कहूंगा बेल ना बजाएगा, डिस्टर्ब ना करे किसी को। उन्होंने जानबूझ के मैं करंट रखा, मतलब ये बच्चा की बेल बजाते। जी जी आम बहुत ज्यादा पसंद है, खाने का मसला होता है। अकेले में खा सकते, मैं फिर तोड़ के खाने का मजा है, खरीद के खाने का मजा है, चोरी करके खाने का मजा है। मैं कहता हूँ पेड़ों पे चढ़ो तोड़ो, वो जो पेड़ों पे चढ़ के तोड़ने के मैं अक्सर जाता हूँ। नहीं पड़ा है, बच गया। मेरा जो माइंड था ना, मेरा जो शौक है, मैं अक्सर जाता हूँ घूमने फिरने जाता हूँ, तो ना वहाँ पे अक्सर गाड़ी रोके ना, मैं जहाँ आम नजराने वहाँ गाड़ी रोकनी, आम तोड़ने, तोड़ के गाड़ी में डालने, भाग जाना वहां से। कहीं तो मैं है। और कुछ दिन पहले ही एक दोस्त मेरे साथ थे, शिजाज साहब, उनके उन्होंने फार्म में अपने इनवाइट किया था,
तो वहां हम गए ना, तो शिजाद साहब वो अपने काम लगे हुए थे और मैं वहां से आम तोड़ तोड़ के अपनी गाड़ी में डाल रहा हूँ। तब शिजाद साहब गाड़ी में बैठे। आपके फॉर्म है जी फार्म है, फार्म है। तो शिजाद साहब ने जब देखा ना कि उन्होंने जब डैशबोर्ड खोला, वो इंडिया आपकी तो आ गए। मैं कहा नहीं पता, कोई पता। मैं कहा ये मैं घर में खाऊंगा। कहते यार मुझे बता दो। मैं कहा वो तो एक मैं बाजार से भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका जो मजा है ना वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप एक ही भाई थे। जी 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 होती है, थोड़ी दूर हो जाती है, प्राउड हो जाती है, जिद्दी हो जाती है, और से हो जाते हैं। तो आपकी नेचर कैसी है, आप क्या समझते हैं? नहीं मेरी बचपन में और नेचर थी, नहीं अब का उम्र कोई और है, जी जी बचपन में कुछ और था। नहीं मेरे में ये बिल्कुल चेंजिंग आई है, बहुत सारी चेंजिंग है। शुरू से मेरी जो है ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहते थे कि आपने थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट लेके आओ। मेरी स्ट्रिक्टली एज वो नहीं है, आदत नहीं है मेरी। मैं ना जरा जॉली किस्म का हूँ, मजाक करने वाला, खुश मिजाज, एक दूसरे के उठना बैठना, गपशप लगानी, इस तरह का हूँ। लेकिन जब से मैं प्रोफेशनल में आया हूँ, बिजनेस में आया हूँ, टेक्सटाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा बुरा हाल कर दिया है, यकीन करें। अब तो सोते हुए याद आता है यार बिजली का बिल आने वाला है। टेक्सटाइलर भी परेशान होता है, क्योंकि जाहिर बात है टेक्सटाइलर एक बिजनेसमैन काउंट होता है कि बहुत बड़ा बिजनेस। जी बिल्कुल। महंगाई है, बिजली के बिल है, कि टेक्सटाइलर पर भी खर्चा हो रहे हैं, या उसके किस तरीके से खत्म हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्सटाइल का इस वक्त इतना बहरान चल रहा है ना, इतना बहरान चल रहा है कि 70% पाकिस्तान में टेक्सटाइल बंद हो चुकी है। और ये बंद हो चुकी है, इसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। नाअहली क्या है? हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एक घरेलू यूनिट जो है वो है 50 रुपीज का, और एक जो टेक्सटाइल को मिल रहा है वो हालांकि उनको सस्ता देना चाहिए, हमें पड़ रहा है 60 to 70 रुपीज का पर यूनिट पड़ रहा है। और उसके ऊपर टैक्सेस अलग है, और टैक्सेस अलग है, उसके अलावा हम 17% गवर्नमेंट को एज अ टैक्सटेलर हम पे कर रहे हैं। कोई चीज हम परचेज करते हैं अपने टैक्सटाइल की मद में, कोई चीज हमारे रॉ मटेरियल जो भी आ रहा है उसमें हम 17% कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप वही बता रहा हूँ कि हम 17% एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ये नहीं कि हम अपने बिजली की मद में दे रहे हैं, हम 17% टैक्सटाइल अलग पे कर रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, जबकि हमें किसी तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा। आप यकीन करें, अब 2 महीने हो गए हैं, हमने ये फैसला किया है कि हम ये अब बिजली के बिल भरने से बेहतर है हम इसे एहतजाज करें इसके ऊपर। हमसे बिल नहीं भरे जाते हैं। एहतजाज तो देखने में आ रहा है, काफी सारे टेक्सटाइलर हैं उन्होंने एहतजाज किए हैं। जी जी नहीं बिल्कुल नहीं हुए। फैसलाबाद में 100% एहतजाज किया गया। जी हुआ है, मुल्तान में हुआ है, 100% एहतजाज हुआ है। क्या हुआ? इनका बिल 70 लाख आ रहा था, आज इनका बिल 1,30,00,000 रुपए आ रहा है। आप मुझे बताएं, उनको एहतजाज करना उल्टा निकलने पड़ गया। इस तरीके से अगर हुकूमत को सोचना चाहिए, टेक्सटाइलर अगर खत्म होती जाएगी इंडस्ट्री, तो कितनी बेरोजगारी पैदा हो सकती है, कितने रोजगार वाबस्ता है टेक्सटाइल से। इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? मैं आपको ये क्यों नहीं दी जा सकती है? किसकी नाइंगे क्यों है? दानिस्ता है, ना दानिस्ता है, या तवज्जो ही नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है ना, वो टेक्सटाइल पे चल रही है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेक्सटाइल है। हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल ही हमारी बुनियाद है पाकिस्तान की। जी पैरालाइज फारिग हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स है, हमें बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखिए अब आपने अब जब तक हमारे टेक्सटाइल को रिलीफ नहीं मिलेगा ना, तब तक ये टेक्सटाइल नहीं चल सकेगी। अब देखिए, अब हमारा जितना अब हमारी अगर मिसाल तौर पर हमारा जो बजट निकलता है, बजट के हिसाब से हमारे एक्स्ट्रा बिल्स आ जाएंगे, तो हम कहाँ से पे करेंगे? मुझे बताएं। हम मजबूर हो जाते हैं अपनी मशीनरी सेल करने के लिए, ये बिल पे कर लें। जब तक हम मशीनरी सेल करते रहेंगे, मुझे बताएं हमारे जब मशीन नहीं होंगे हम टैक्स कैसे चलाएंगे? आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, इस साल जाके कभी फेस टू फेस नेटको में जाके कि किस चीज से टैक्सेस है, क्यों लागू किए जा रहे हैं, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब हमारा तो बिल्कुल भैया मेड हो गया है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, एसपीओ हैं, उनसे मैंने बात की है। कुछ मेरे साथी, बहुत सारे दोस्तों ताल्लुकात है, मेरा खुद सियासत से ताल्लुक है। तो जो उन सबसे ताल्लुक जिनसे बातचीत होती है, सब ये कहते हैं सर हम कुछ नहीं कर सकते, ये पीछे से पॉलिसीज आती हैं, हम उस पर चलना पड़ता है हमें। अब जो बिल आपको आ गया है ना, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, बेशक वो ज्यादा है बेशक वो कम है, उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। या ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बनाएंगे तो उस पर हमें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसलिए फिर वो इंसान सोचता है हम क्या करें। अब वो बेचारा सम टाइम ऐसा आता है जो एक गरीब
मतलब लूमों वाला है, कारखाने वाला है, वो क्या है, वो 70% अपने लूम में बेच चुके हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में 30% लूम रह गई हैं, और अनकरीब जो हालात चलते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि टेक्सटाइल बचेगी इस मुल्क में, टेक्सटाइल खत्म हो जाएगी। और जो हम ये कपड़े पहन रहे हैं, ये हमारे मेड इन पाकिस्तान है, ये फिर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जो आपको एक सूट आप जो हमारी पहले गुफ्तगू हो रही 3-4 हजार का सूट बन रहा है, वही आपको सूट 15-20 हजार का मिलेगा जो आप एक्सपोर्ट करेंगे। मैशत के बहरान का हम लोग जिक्र करते हैं, मैशत का बहरान है, इसका काम नहीं आ रहा, मैशत का बहरान है, तो जब तक आप टेक्सटाइल पे तवज्जो नहीं दोगे, मैशत का बहरान मेरा नहीं ख्याल एक तो छोड़ नहीं सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएगी, हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी अच्छी नहीं निकालेगी, देखिए एक आम इंसान के लिए भी निकालनी चाहिए। देखिए हम तो एक टेक्सटाइल को कह रहे हैं, एक आम मजदूर है, उसकी बेचारे की 1000-1500 रुपए दिहाड़ी है, 1000-1500 रुपए में उसको 20-25 हजार महीने का बिल आ रहा है। अब आप 1000-1500 को आप डिवाइड करें महीने के साथ, तो इतनी तो उसकी बिजली का बिल भर रहा है, वो खाएगा क्या, वो अपनी बीमार होगा, अपना इलाज कहाँ से करवाएगा, वो उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चों की फीसेस कहाँ पे करेगा। तो हम वो सोच रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो हालात है ना, मैं कहता हूँ इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे, अल्लाह की तरफ से चल रहा है। हमारे मुल्क का पॉलिसी कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप ये देखेंगे एक इंसान अपने आप को खुदकुशी, आए दिन आप अखबार पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे, मैं सोशल मीडिया डेली स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 3-4 पोस्ट के बाद एक पोस्ट आ रही होती है, कोई बंदा महंगाई भी रो रहा है, कोई बिजली भी कत्ल कर लिया, और आप क्राइम इतना ज्यादा हो गया, आप बिलीव करें हम लोग सिक्योर नहीं है। रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपके पास छोटा मोटा मोबाइल भी है तो आप रात को नहीं निकल सकते। मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपकी बाइक, इवन की यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि औरतों ने जेवर पहना हुआ है, और मैं ऐसे हादसा देखे हैं मैंने कि औरतों की कानों से कैच के, इतनी बेरहमी के साथ, इतनी बेरहमी इनके दिल में आ गई, जानवर बन गए इंसान। क्या है ये बेरोजगारी कह रही है, इंसान को जानवर बनाने में सबसे अहम किरदार बेरोजगारी है। अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने रोटी खानी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, और अपने बच्चों के पीछे वो दूसरों के बच्चों को यतीम कर रहे हैं, बेसहारा कर रहे हैं, वालिदैन को क्या कुछ कर रहे हैं, गोलियां मारते हैं। गवर्नमेंट है हमारी, डेफिनेटली। चलो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर्द कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी वेलकम बैक। उमर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो बात चल रही थी टेक्सटाइल की ज़वाल के हवाले से कि टेक्सटाइल एक रियासत की, एक मतलब किसी भी मुल्क की मईशत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज वो रीढ़ की हड्डी ज़वाल पजीर है, पैरालाइज है। लेकिन इसके साथ ही मईशत को देखते हैं अगर, क्या मईशत का इस्तेकाम और सियासत का सियासी इस्तेकाम
क्या ये मरहून मिन्नत एक दूसरे के मशरूत है, लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के कि एक का इस्तेकाम दूसरे में इस्तेकाम लेकर आ सकता है? तो क्या समझते हैं ज्यादा जरूरी कौन सा है, मईशत या सियासत? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सियासत जब तक हमारी स्टेबल नहीं है ना, गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है, सियासी कोई भी पार्टी है, बेशक वो XYZ कोई भी पार्टी है, जब तक उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, तब तक वो खुद लड़ने झगड़ने से खत्म होंगे, तब वो मुल्क का और कौम के बारे में सोचेंगे। कौम के सोचेंगे तो हमारी मईशत बेटर होगी। जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, अपना सोचेंगे नहीं कुछ, तब तक हमारा मुल्क का इस कौम पे कोई फायदा नहीं हो सकता। अच्छा उमर साहब, क्या समझते हैं जो सियासतदान है वो आपस में महाजराई अपने मुफादात की खातिर करते रहते हैं, या आवाम का जो है मतलब अवाम को ही टैक्सेस की तरह दबाया जा रहा है, अवाम को रिलीफ नहीं दी जा रही, सिर्फ अपने मुफादात? तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी नजर में है, कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसा सोल्यूशन कि ये सियासतदान एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होकर सिर्फ अवाम की तरक्की के लिए, रिलीफ के लिए काम कर सके? जी, मैं तो यही कहता हूँ कि जो सियासतदान है ना, वो सिर्फ जो भी सियासतदान है वो सिर्फ अपना सोचते हैं, अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप ये देखें, अवाम इतनी बेजार हो चुकी है, इतनी मजबूर हो चुकी है खुदकुशियों पे, बेजारी पे और बेरोजगारी में, कि देखिए हमारे पास ना जॉब्स हैं, ना हमारे पास कोई कारोबार है, ना हमारे पास टेक्सटाइल है, ना हमारे पास और शॉपें हैं जिनमें हम काम कर सकें। जब तक हमें वो रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे पास रोजगार नहीं फराहम होगा, तब तक हमारे कौम पे बेहतरी नहीं आ सकती। सियासत को एक इबादत समझा जाता है अगर ये सही तरीके से की जाए तो ये इबादत है। आज की सियासत को आप किस तरह देखते हैं? क्या वाकई इबादत है या मुनाफकत है? जी, आज की जो सियासत है ना, उसके बारे में मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज की सियासत कोई इबादत नहीं कर रहा, सिर्फ सियासत कर रहे हैं, अपनी जेबें जी तिजारत है, बेसिकली तिजारत है। सबसे बड़ा बिजनेस सियासत है, क्योंकि सियासत से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। क्योंकि हमारे हिसाब से देखिए, जो बंदा एक जिसको फंड्स मिलते हैं वो अवाम के लिए फंड्स मिलते हैं ना आपको, जब अवाम पे लगता कुछ नहीं है, हमारे रोड्स जो हैं 8-8 महीने, 8-8 साल, 8-8 9-9 साल, 10-10 साल हमारे वैसे पड़े हुए हैं, फंड्स जारी हो चुके हैं, वो बंद ही क्यों नहीं है? वो फंड कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? अवाम पे लगता नहीं है, किसके लोगों की सियासतदानों की जेब में जा रहा है। क्या समझते हैं, एक तो जो टैक्सेस अवाम पर लगाए जा रहे हैं, क्या कोई तरीका कर ऐसा है कि अवाम टैक्स फ्री हो जाए या कम से कम टैक्स लागू हो? और दूसरा जो टैक्स चोर हैं जिनका बर्डन आम अवाम पर पड़ता है, उनके खिलाफ क्या लाअमल कार्रवाई हो सकती है? देखिए, टैक्सेस देना जरूरी है। देखिए, टैक्स हर अवाम को देना चाहिए, टैक्स कम से कम हो सकता है। जी, देखिए टैक्स जो है ना पूरी दुनिया, टैक्स पूरी दुनिया देती है, टैक्स सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देती है, लेकिन हर कोई अपना टैक्स पे कर रहा होता है। अब टैक्स चोर आप करें और बर्डन मेरे ऊपर हो। बिल्कुल ऐसे टैक्स देना गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स से हमारी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। वो अवाम को देना चाहिए, और अवाम को भी देना इसलिए चाहिए कि अवाम के लिए उस पर अवाम पे लगे भी सही। उमर साहब, आप ये देखें ना, टैक्सेस से अगर गवर्नमेंट चलती है, लेकिन यहाँ तो IMF के मुआहदे के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल रही। मुआहदा भी किया जा रहा है, टैक्स भी शदीद तर होते जा रहे हैं। यानी दोनों सूरत हाल, या तो मुआहदा हो जाए, हमें कुछ रिलीफ मिले, लेकिन इस मुआहदे से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हम मजीद जवाल पजीर हो रहे हैं, सिर्फ आम अवाम। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अब आम बहुत बुरा हाल है, हमारे टैक्सेस जो है हम पे नहीं लग रहे। आप यकीन करें, हमें कोई सहूलत नहीं है। 10 रुपए की रोटी, आप यकीन करें 25 रुपए की रोटी हो गई है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। घी जो 300-400 रुपए किलो था, आज 600 रुपए किलो है। चीनी आप देख लें 150 रुपए किलो हो चुकी है, मजीद ऊपर जाएगी। आप मुझे बताएं, ये टैक्सेस लग रहे हैं ना हमारे ऊपर। तो प्राइसेस में मतलब अदम इस्तेकाम है, स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, प्राइस जो कंट्रोलर हैं वो भी आराम से बैठे हैं, प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि जो सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद करवाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए टैक्सेस लग रहे हैं ना, टैक्सेस लग रहे हैं। अब एक चीज आपको 10 रुपए की पड़ रही है, 12 रुपए इस पर टैक्स है। आप देखिए वो 22 रुपए की हो गई है। हमारे पास टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चाहिए, हम पाकिस्तानी कौम को चाहिए, आप एक अपने टैक्सेस पे करें, बेहतर तरीके से टैक्सेस पे करें। अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को हिदायत दे कि वो अवाम का पैसा अवाम पे ही लगाए। पंजाब के सियासी अखाड़े को किस सूरत में देखते हैं, क्या संबंधी होगी?
पंजाब का जो सूरत हाल है ना, वो इस वक्त बड़े ही, आपको पता है, डाउनफॉल चल रहा है। आप बेहतर जानती हैं सियासत क्या चल रहा है। आप ये ना कहे मैं बेहतर जानती हूँ, तुसी मैनू ना फसाओ। नहीं, वो मकसद ये है कि सियासत आपके सामने ही है। अल्लाह करेगा, अब जो गवर्नमेंट आएगी हमारी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, XYZ कोई भी आएगी, वो इंशाल्लाह इस्तेकाम आएगी। और क्या समझते हैं वो इलेक्शन होगा? मेरा ख्याल से 90 डेज का जो टाइम है उसमें निगरान हुकूमत तो आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर आएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि निगरान हुकूमत जो आएगी ना, वो बिल्कुल कराएगी इंशाल्लाह। इलेक्शन से भागा क्यों जा रहा है? क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? क्या वजूहात है? क्या हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है कि इन दिनों मतलब जिस तरह दूसरी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन PDM और दूसरी पार्टीज कह रही हैं, मुखालिफ पार्टीज के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्या समझते हैं कि वाकई इलेक्शन होना चाहिए? क्या मैं तो बिल्कुल ही चाहूंगा इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। देखिए, टाइम पे इलेक्शन होने से ये अगर आवाम की अपनी पसंद। आप क्या समझते हैं इलेक्शन का टाइम कौन सा है? मेरे हिसाब से इलेक्शन का देखिए, अब ये अगस्त में अपनी गवर्नमेंट मुद्दत पूरी कर रही है। ये मैं आई थिंक नेक्स्ट मंथ में गवर्नमेंट मुद्दत पूरी कर रही है। 3 मंथ का टाइम पीरियड होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो आएगी ना, वो अवाम की मर्जी से आएगी इंशाल्लाह। और अवाम की मर्जी से जो गवर्नमेंट आएगी, वो जो भी वजीर आजम का मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। अवाम को नहीं गर्ज के वजीर आजम कौन आता है? अवाम को ये है कि हमें रिलीफ कौन देता है, उसे रिलीफ चाहिए, इस महंगाई से निजात चाहिए। अब वो जाहिर बात है, वो कोई भी आ जाए। जी बिल्कुल, महंगाई से जब तक आपको निजात नहीं मिल सकता, जब तक हमारी पॉलिसी सही नहीं होंगी। देखिए, सब मेन जड़ ही पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज गलत है। पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते नहीं हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, पॉलिसी उनसे बन नहीं रही, कंट्रोल हो नहीं पा रहा, या वो कर नहीं रहे, उनकी जो तवज्जो है उसका मरकज ही कुछ और है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब तक देखें, मैंने अभी अर्ज किया, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करें, अवाम भी खुशहाल, ये गवर्नमेंट भी खुशहाल, हम लोग टैक्स फ्री हो जाएंगे, हमारा IMF से जान छूट जाएगी, हम सिर्फ अपने मुल्क में इस्लामी कानून लेकर आए। क्या समझते हैं IMF से जान छूटना पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। अगर आप इस्लामी मुल्क, हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क वो पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान रब पे है, हम अपने रब पे ईमान रखें, अपने रब की पॉलिसीज रखें, इस्लाम जो कहता है उसकी पॉलिसीज रखें, शरअ सूद खत्म करें, इस्लामी तालीमात रखें, तो इंशाल्लाह देखिए IMF क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती जब तक हम मुसलमान हैं और अल्लाह पे ईमान है हमारा, और अल्लाह की हकामात पे हम चलें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बड़े आज़म पे उन्होंने हुकूमत की। वो क्यों की? उनका इस्लाम का बोलबाला था, उन्होंने इस्लाम के ऊपर सारा वर्किंग की, इस्लाम के ऊपर सारा कुछ उन्होंने काम किया। तो उस वजह से ही उनके लिए ये है, हमारा ये चाहिए हमें कि हम इस्लाम को प्रमोट करें, इस्लाम की तालीमात पे काम करें, इस्लाम के ऊपर ही सब कुछ करें, तो हमारा। अब ये जो बजट आया है, आप एक ताजिर भी हैं और अब आपने सियासत में भी आने का फैसला किया है, तो पहले जरा थोड़ा सा बजट को डिस्कस करते हैं। आया बजट क्या है? आया बजट से आवाम को रिलीफ मिला है, या ताजिर की जिंदगी पर किस तरह से असर अंदाज हुआ है ये बजट? देखिए जी, बजट में सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा, जब भी बजट आता है ना, वो आवाम पर बोझ बनता है, दोस्त नहीं होता, आवाम पे बोझ होता है। जब भी बजट आएगा, आप महंगाई बढ़ेगी। कोई बजट ऐसा बता दें मुझे जिसमें आपको रिलीफ मिला हो, एक आम इंसान को रिलीफ मिला, किसी भी आम इंसान को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है, इतनी महंगाई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी चीज को उठा लें, बिजली उठा लें, आप गैस की बात कर रहे हैं, कीमतें कंट्रोल नहीं है एक जगह पे। आप गैस को देख लें, कीमत, हम बिजली की तो बात कर रहे हैं, आप गैस की बात देख लें, गैस हमारे मुल्क में नहीं है। आप बिलीव करें, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हमारे घर गैस नहीं होता। बजट अल्फाज का एक गोरख धंधा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बजट में क्या है, महंगाई होती है। बजट में आपके लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है, आपके लिए हर चीज महंगी होती जा रही है, कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। बजट में कुछ नहीं हमें मिल रहा, और यकीन करें दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है हमारे हिसाब से। तो अच्छा, एज अ पॉलिटिशियन अब आप कैरियर का आगाज करना चाह रहे हैं, एज अ सियासतदान, क्या सोचकर? यही मतलब आप एक इन्वेस्टर हैं, एक बिजनेसमैन है, तो सियासत को भी यही सोच कर ले रहे हैं कि वो बिजनेस तो फ्लॉप हो गया, तो ये बिजनेस सही, जिस तरह अभी आपने कहा सियासत बिजनेस है, तो इसको एज अ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ इबादत, एज अ खिदमत, या कोई पैशन और? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सियासत को बिजनेस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, सियासत जो है वो इबादत है, जैसे आपने बताया, जैसे इबादत है, और हमें इबादत ही करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। देखिए, सियासत में हमें 2 फायदे हैं, इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है,
और अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि अवाम की खिदमत करनी चाहिए, इनको रिलीफ देना चाहिए। जैसे हम टेक्सटाइल बना के अवाम को जॉब्स देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं, इसी तरह हमें इनको और टेक्सटाइल इसमें सियासत में आके, गवर्नमेंट में आके इनके लिए रिलीफ पैदा करना चाहिए। एक आम इंसान को रोटी सस्ती करनी चाहिए, बिजली सस्ती करनी चाहिए हमें, और इनके लिए एक अच्छे से अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एक आम इंसान कम से कम बजट में अपने घर का गुजारा कर सके। अच्छा, माशाल्लाह से आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन है, बहुत से पॉलिटिशियन से आपके राब्ते भी हैं, आपकी दोस्तियां भी, आपके क्राइटेरिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन आप नहीं समझते आज ये फैसला क्यों लिया कि सियासत में एंट्री होनी चाहिए? आज से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या सोच के आपने आज सियासत में आने का फैसला किया? मैंने इसलिए पहले तो मेरा ये था माइंड कि इंसान अल्लाह ताला मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है उमर साहब आप भी सियासत में ज्वाइन लें, सियासत में आएँ, सियासत को देखें, सियासत को समझें, लोगों के लिए खिदमत करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेसिकली हम सियासत के अलावा भी अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। एज ए MP इंशाल्लाह MP के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या अपने मोहल्ले की नालियां गलियां बनवाई हैं आपने? क्योंकि हमारे लोगों का एक शौक यही है, ट्रेंड, कि जिसने नालियां गलियां बनवा ली MP वही है। नहीं, मैं एक्चुअली हमने नालियां शालियां नहीं बनवाई, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से आवाम के लिए किस बहुत तरह से आवाम को रिलीफ दी, उनकी खिदमत के लिए किस तरह से काम किया? हम हमेशा आवाम के लिए ये करते हैं। हम अपनी जेब से आवाम की, हमें जो जिसको हेल्प की जरूरत होती है, गरीब लोग हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे आपके हल्के के या कोई भी आपके दल में? नहीं, ज्यादातर हमारे एक बेसिकली हमने एक घर बनाए हुए रखे हुए हैं, मतलब कि ये जैसे कि हमारे पास 100 घर हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं। ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि मजीद हम आगे घरों में, जो वही मेरी सोच है कि हम जिस तरह इस चीज को हम आगे बढ़ाएं तब भी जा सकता है जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, हम हुकूमत में नहीं आए। हुकूमत का जैसे वही आपको बताया कि अवाम का पैसा अवाम पे लगाएंगे। हम अपनी जेब से जब तक हमारा टेक्सटाइल चल रही थी हम सबकी खिदमत कर रहे थे, जब हमारा टेक्सटाइल ही बंद हो जाएगी हम किसकी खिदमत कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जहाँ अपनी आवाम की खिदमत की बात की और सियासत को आवाम की खिदमत के हैसियत से ज्वाइन करने का फैसला किया, तो आप नहीं समझते कि सोशल वर्कर भी लोगों की खिदमत कर रहा होता है? तो क्या आपने कोई NGO बनाने का कभी सोचा, कोई फाउंडेशन बनाने का, कोई वेलफेयर बनाने का, उसको रजिस्टर्ड करवा के प्रॉपरली काम करने का? काम तो आप वैसे ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से क्राई फाउंडेशन के नाम से NGO चल रही है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये सानू नहीं दसा। मैं प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक हमारी फाउंडेशन ने कभी किसी से इमदाद नहीं दी। अपने सर पे ही हम दोस्त हैं, कुछ अपने सर पे कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ मतलब कि गरीब लोग जिनकी बेवा होती हैं औरतें या गरीब लड़कियां, इनकी शादियां जहेज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो NGO है ना, वो फाउंडेशन है, तो उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका हमने कभी भी आज तक किसी डोर टू डोर दरवाजा नहीं खड़काया कि हमारे लिए आप हमें 2 रुपए हेल्पलाइन नंबर आपसे रब्ता करें। जी आपसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताया ना, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपना बजट रखा हुआ है साल का। इस साल में हम रमजान में ही वो पूरी कलेक्शन करके, अपने दोस्त हमारे सारे कलेक्शन करके, रमजान में ही हमने शादियों वाला सिस्टम, किसी का जहेज देना होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाल्लाह काफी लड़कियों की शादी बजाती मैंने खुद जहेज वाला, शादियां वाला अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना नहीं चाहिए इंटरव्यूज में, नहीं बताना चाहिए, अल्लाह का और हमारा मामला है, लेकिन इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को भी शऊर पैदा हो। हाथ से देने से जो मोटिवेशन आती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये एक रूह की ग़िज़ा है, जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा होती है। कुछ नेकियां होती हैं आपको बताना चाहिए, कुछ नेकियां होती हैं जो आपको हिडन रखनी चाहिए। ये एक ऐसी नेकी है मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए, लोग मोटिवेट हो, उनके दिल में भी शऊर, लोगों को पता लगे ये बंदा कर रहा है। नहीं, ये वजह नहीं है कि लोगों दिल में भी है। देखिए मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, पता लगेगा तो वो आप तक रसाई रखेंगे ना। काफी लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इनके पास हैं, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी हुई। लेकिन मेरे हिसाब से जिसको अल्लाह ने दिया है वो तौफीक होनी चाहिए कि वो अवाम की खिदमत करें। अपने देखें, हमारे अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ज़कात के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ज़कात खैरात के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको एक जगह पूरा करके रमज़ान शरीफ में ही हमने एक पैकेज बनाए हुए हैं
गरीब के लिए। ये गरीब को बेवास के लिए लता बनाए हुए हैं, और जो जिनकी लड़कियों की शादी करनी है, जहेज इकट्ठा करना है, उनके लता पैकेज बनाया हुआ है, उनके बना के उमर साहब आजकल तो हर बंदा प्रायोरिटी लाइन से नीचे ही आया हुआ है। वो आपकी बात ठीक। आपका बर्डन बढ़ गया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बर्डन बन गया। आप वही तो कह रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ करें कि हमने जो फैसला किया है सियासत में आने का, तो देखें आप कौन सी पार्टी देखते हैं हम, या तो आज़ाद देखेंगे या कोई पार्टी कोई देखेंगे, अल्लाह ताला कोई हमें पार्टी कोई अच्छी सी क्या पार्टी। समझते हैं आजाद ही लड़ना चाहिए, ज्यादा फोकस किस पे? मेरा जहाँ तक माइंड है ना, आज़ाद की ही तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं आज़ाद की तरफ आना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है कि मैं आवाम के दिल में कितनी मोहब्बत पैदा कर सकता हूँ अपने लिए। क्योंकि पार्टी का वोट, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर थोड़े दिनों में एक पार्टी लॉन्च हो रही है, आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। जी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पार्टी की नहीं बनाना चाहता, मैं आज़ाद उम्मीदवार बनूंगा। आज़ाद बन के फिर मैं जो हुकूमत के साथ ज्वाइन करेंगे, हम कोई भी हुकूमत होगी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम बनेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आवाम आजाद बन के तो गुलामी की जंजीरें पहनूंगा। नहीं इंशाल्लाह गुलामी की जिंदगी नहीं होगी, इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल अवाम की खिदमत करेंगे, और बड़े जोर शोर। अभी तो हम बगैर सियासत के ही अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे मजीद करेंगे इंशाल्लाह। एक अच्छा सियासतदान क्या समझते हैं, क्या जिम्मेदारी है उसकी, और हाँ, आज का सियासतदान क्या कर रहा है? जी, एक अच्छा सियासतदान मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सियासत एक इबादत है, ये आप बता रही थी। सियासतदान सबसे अच्छा वही होता है जो अवाम का पैसा अवाम पे ही खर्च करे। मेरे हिसाब से अवाम का पैसा क्या है, आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, आप रोजाना पैसे ले रहे हैं, अवाम से ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, हम सबसे पैसे ले रहे हैं, तो आप हमारा पैसा हमारे पे खर्च करें। कैसे खर्च करें? हमें पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाए, हमारे रोड पुख्ते होने चाहिए, हमारे लिए आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए। अच्छा, ये सब तो पॉलिसीज पर है कि आटा सस्ता, घी सस्ता, ये पॉलिसीज मेकर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगर आप एज MP सेलेक्ट हो जाते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन विन कर जाते हैं, तो पार्लियामेंट में जाने के बाद आइन साजी के हवाले से क्या समझते हैं कि आइन साजी के लिए क्या आप रोल प्ले कर सकते हैं? जी देखिए, हम तो वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए हाँ, जो पार्टी का जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, सब ने फैसला करना होता है, किसी एक का फैसला नहीं होता, ये आप बेहतर जानते हैं। देखिए एक पूरा एक काबीना होती है जिसका मुश्तरका फैसला होता है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। हम जाके यही कर सकते हैं, मैं हूँ, मेरे से और दोस्त भी हैं जो कि पार्टी में हैं, जो कि सियासत लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं तो अभी शुरुआत करने स्टार्ट करना लगा हूँ, जो मेरे जी अब मेरे और दोस्त भी हैं, हो सके सब। देखिए 1 से 11 बनते हैं, जब एक का माइंड ऐसा होगा ना तो 11 बनेंगे, 11 से 1100 बनेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा ज़हन है वो यही है कि हम चाहते हैं शरह सूद जो है ना, इस मुल्क से खत्म होनी चाहिए। शरह सूद जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, क्या समझते हैं न्यू क़यादत सामने आनी चाहिए सियासत के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से, MNAs MPs के हवाले से? जो पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके मद्दे मुकाबिल या उनकी जगह पर प्लेसमेंट में न्यू क़यादत, नौजवान नस्ल को सामने आना चाहिए सियासत में? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं आना चाहिए। देखिए आजकल की यंगस्टर माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, समझदार है, और लेकिन जो एक्सपीरियंस बेशक उनका है, लेकिन अब देखिए वक्त के साथ साथ न्यू जनरेशन को भी हमें सपोर्ट देना चाहिए, आगे फ्रंट पे लेकर। मतलब न्यू जनरेशन सामने तो आ जाएगी, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा जो प्रैक्टिकल होता है वो बड़ा मैटर करता है। अब पढ़ के आना और जो लोग प्रैक्टिकल सियासत कर रहे हैं उनको कम्पीट कराना क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या उसको वारा दिया जा सकता है, उसको कम्पीट किया जा सकता है? क्या नई नस्ल मुकाबला कर सकती है उन एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी का? जी बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। उसकी वजह ये है, देखिए आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन से बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप उसको देखिए, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, मैं मानता हूँ। देखिए जब आप टेक्निक्स तो नहीं है, जो इतना साल सियासत जिन लोगों ने की है उनकी टेक्निक्स जो होती हैं, उनका जो तजुर्बा होता है वो फिर माना हुआ होता है, मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको कम्पीट करना मुश्किल है। और उन्होंने रिप्लेसमेंट में उनकी जगह हटना नहीं है कि नई क़यादत को आने दें, ये होना नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें आगे फ्रंट पे लेके आना चाहिए। देखिए हमारी अपनी सोच है। देखिए आप देख रहे हैं आजकल की गवर्नमेंट कोई भी स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट के हालात दिन ब दिन आपको पता खराब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या पता न्यू जनरेशन आके इस चीज से कंट्रोल कर ले। आपके सामने मंजे हुए खिलाड़ी सब कुछ खत्म कर रहे हैं। बिजनेस के हालात देख लें आप, सियासत के हालात देख लें, मुल्क के हालात देख लें, अवाम का हालात देख लें, वो क्या हो रहा है आपके सामने ही है। न्यू जनरेशन आके क्या पता उसको सब कुछ बेटर कर दे।
अच्छा कर दे। आप मौका देना चाहिए ना। देखिए आप किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, आप कहेंगे नहीं जी वो ठीक है वो बेटर है। आप जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आप कैसे आजमाएंगे हमें आप। सबसे लास्ट में अपनी न्यू जनरेशन के लिए सियासत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और लोगों की रिलीफ और खिदमत के हवाले से, उनकी फलाह के हवाले से कोई पैगाम। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ न्यू जनरेशन जो हमारी जितनी भी है उनको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ के उनको सबसे पहले अपना कारोबार करना चाहिए। अगर कारोबार में फेलियर, आजकल देखो जॉब्स नहीं है, कारोबार के लिए असासा नहीं है, तो उनको चाहिए अब पढ़ के एक अच्छी खिदमत करें आवाम के करें। सियासत ज्वाइन कर लें, सियासत नहीं ज्वाइन कर सकते छोटा मोटा रोजगार करें कुछ ना कुछ, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारे पाकिस्तान में जो तालीम की शरह जो है ना दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसकी वजह क्या है? गरीब आवाम गरीब होती जा रही है और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। अब आपने देख लें जी आप ये देखिए प्राइवेट स्कूल्स के हालात देखिए आपने। आप देखिए एक गरीब आदमी एक अच्छी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो आप कैसे तालीम लेंगे मुझे बताएं। जब तक हमारे तालीम का मियार अच्छा नहीं होगा इस मुल्क में तब तक हमारे लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप ये देखिए एक गरीब आदमी, आप सोचती हैं एक गरीब इंसान एक अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है, एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है जिनकी हजारों में फीस है। वो क्या करता है गवर्नमेंट स्कूल में डालता है। गवर्नमेंट स्कूल के हालात आपको पता है कैसे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले हमारे तालीम को इनको खर्च करना चाहिए, तालीम के ऊपर, तालीम पे फोर्स करना, एजुकेशन बिल्कुल करना चाहिए। देखिए एजुकेशन कौम वही तरक्की करती है जो एजुकेटेड है, हेल्दी भी हो। बिल्कुल हेल्थ भी जरूरी है, लेकिन एजुकेटेड देखिए कोई भी कौम है ना शऊर तब आएगा। जब तक शऊर नहीं आएगा हम तरक्की नहीं कर सकते। सबसे बेसिक चीज ये तालीम सबसे बेसिक है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने टाइम दिया अपना कीमती टाइम में से और हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहते हैं। जी बिल्कुल, उमर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो एक ताजिर भी हैं, कामयाब ताजिर हैं और एक उन्होंने सियासी कैरियर का आगाज भी किया। उन्होंने बताया कि सियासी कैरियर का आगाज उन्होंने क्यों किया। उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए सियासत को ज्वाइन करने का फैसला किया है। उन्होंने टेक्सटाइल मिल के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया और हमें बताया कि टेक्सटाइल जो मिल है वो किन क्राइसिस का शिकार है, किस बहरान का शिकार है। तो इसके साथ ही उन्होंने अपनी नई यूथ जो नौजवान नस्ल है उसको भी एक पैगाम दिया कि पढ़ाई कितनी लाजमी चीज़ है। हर चीज़ की जो बेसिक्स है, कामयाबी की जो बेसिक्स है वो पढ़ाई है, तो हमारी नौजवान नस्ल को पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वीनस न्यूज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।